वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं रत्नम। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1994 का समय दिखाया जाता है, जिस दौरान 3 लोग मिलकर यात्रियों से भरी बस पर अचानक से हमला कर देते हैं। एंड इससे होता यह है कि बस का संतुलन बिगड़ता है और वो डिसबैलेंस होकर गिर जाती है, जिसमें कई सारे लोग घायल होने के साथ साथ मारे भी जाते हैं। अब इन 3 लोगों का असली मकसद है इन सभी लोगों के गहने और पैसे वगैरह लूटने का, जो ये काम तीनों आराम से करते भी हैं। अब आगे दिखाते हैं कि एक इंस्पेक्टर जब इनको पकड़ने के लिए आता है तो उसकी गाड़ी को भी ये लोग बस की तरह नीचे गिराकर उसको भी मार डालते हैं। एंड असल में उस वक्त पुलिस वाले के साथ उसकी पत्नी भी थी, जो कि प्रेग्नेंट थी। वैसे वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है और किसी अनजान जगह पर अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करती है। उसको एक बेटा भी होता है, जिसके साथ वो बड़ी खुश भी थी। तब एक लेडी की नजर उस औरत पर पड़ती है, तो वो लेडी उसके बच्चे को किडनैप करके बच्चे की माँ को ब्लैकमेल करके उससे धंधा करवाती है। एंड इसी तरह फिर दिन बीतते हैं। इधर जिन 3 लोगों ने बस को लूटा था ना, वो अब जमीन कब्जा करने का काम शुरू कर देते हैं। मतलब कि अब वो तीनों बहुत बड़े भू माफिया बन चुके हैं दोस्तों। एंड इस तरह पुलिस की रेड में उस बच्चे के सामने उसकी माँ को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसी हालत में वो बच्चा अपनी माँ को देखकर काफी दुखी होता है और ये चीज उसकी माँ बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो खुद को फांसी लगाकर जेल में अपनी जान दे देती है। एंड वो बच्चा बड़ा हो चुका है। जिस लेडी ने उसकी माँ को धंधा करने के लिए मजबूर किया था, वो लेडी सेल्वम नाम के एक आदमी को मारने जाती है। एंड तभी अचानक वो बच्चा, जो कि अब एक टीनेजर बन चुका है, वो उस लेडी को मारकर अपनी माँ का बदला लेता है। यहाँ उस लड़के ने सेल्वम की जान भी बचा ली थी, इसलिए जेल से छूटने के बाद सेल्वम उस लड़के को अपने साथ रख लेता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये आधा आधा एक्सप्लेनेशन क्या हो रहा है, मतलब क्या चीज हो रही है आपकी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो बस आप पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए, फुल मजा आएगा आपको। तो अब सीन चेंज होता है और कहानी आती है 2024 में, जहां पुलिस को आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर के पास किसी के कटे हुए हाथ और पैर मिलते हैं। अब ये किसने किया, इसका पता पुलिस को जल्दी लगाना है। फिर दोस्तों कहानी ना कुछ महीने आगे जाती है, जहां पर हम एक बच्ची को देखते हैं और जब वो स्कूल से अपने घर बस में जा रही होती है ना, तभी बस खराब हो जाती है। बस में बेचारी वो लड़की अकेली थी, तो बस ड्राइवर उसे एक गाड़ी से लिफ्ट दिलवा देता है। अब जो लिफ्ट देता है वो गाड़ी उस एरिया के पार्षद की थी, जिसकी बुरी नजर उस लड़की पर थी। मतलब कि पार्षद के इरादे ठीक नहीं थे दोस्तों। फिलहाल यहाँ से सीन सेल्वम की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि अब एमएलए बन चुका है। एंड बातों ही बातों में सेल्वम अपने लोगों से बताता है कि देखो, पहले मैं एक छोटा मोटा गुंडा ही था, है ना, समझे तुम। और यहाँ तक कि मुझे एक लेडी जो कि औरतों से धंधा करवाती थी, उसने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश भी की, क्योंकि उस वक्त मैं उसके रास्ते का कांटा था। अपने एरिया में वो किसी को कुछ नहीं करने देती थी। उस दौरान मेरी जान एक लड़के ने बचाई। तब से मैंने पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया और सारा गलत काम छोड़ दिया, क्योंकि लोगों की मदद करने में मुझे अलग ही सुकून मिलने लगा। तब से कहानी अब सेल्वम के आदमी मूर्ति पर जाती है, जो कि रत्नम को लेने आया था। एंड बात करें रत्नम की, तो रत्नम वही लड़का है दोस्तों, जिसने उस लेडी को मारकर सेल्वम की जान बचाई थी। और अब सेल्वम रत्नम पर खुद से ज्यादा भरोसा करता है। एंड ये जो मूर्ति है ना, ये भी सेल्वम का ही आदमी है। असल में सेल्वम ने रत्नम को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहा था। दरअसल जिस लड़की ने पार्षद की गाड़ी में लिफ्ट ली थी, वो अब इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि वो पार्षद, उसने उस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी से नीचे वो लड़की कूद गई और उसके फेस के एक तरफ काफी चोटें आ गई। यहाँ सेल्वम रत्नम से कहता है कि जाओ उस पार्षद को ये बता दो कि किसी बच्ची पर गंदी नजर डालने वालों के साथ क्या किया जाता है, बाकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। बस फिर क्या था, रत्नम तुरंत उस पार्षद के सामने पहुंचकर पहले तो उसके आदमियों को खूब मारता है और फिर उस पार्षद की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसको बेरहमी की मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि उसने जो किया उसकी यही सजा थी, चाहे कोई कुछ भी कह ले। एंड अभी तक कहानी वेलोर में चल रही थी। वहां से अब नगारी डिस्ट्रिक्ट की तरफ रुख करें तो नगारी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ऑफिस में एक मीटिंग को दिखाया जाता है। असल में आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर की जो भी जमीनें हैं, उन पर कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। एंड इस चीज की कई कंप्लेंट्स वगैरह भी आ रही है। इसका कारण पूछने पर बताया जाता है कि 1954 में जो तिरुपति है, उसे तमिलनाडु से आंध्रा में शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से कई तमिलियंस की जिंदगी पर फर्क पड़ा। एंड जहां वो रहते थे वो अब आंध्रा का हिस्सा था, तो तमिलियंस की जमीनों पर लोग गलत तरीके से कब्जा करने लगे। इनमें से आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर पर एक जमीन जो कि 40 एकड़ की थी, वो अमेरिका में रहने वाले एक एनआरआई के नाम थी, जो कि बाद में उसके 3 बेटों की हुई। पर हुआ ये कि इस चीज का फायदा उठाकर 3 भाइयों ने अपनी पहचान और नाम उस एनआरआई के बेटों के नाम करके इस पूरी 40 एकड़ की जमीन को 32 करोड़ में बेच दिया। तब से तीनों भाई यहीं पर काम करते हैं। ये तीनों कोई और नहीं बल्कि रायडू ब्रदर्स हैं, यानी कि भीमा रायडू, सुब्बा रायडू और राघव रायडू, जिन पर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। एंड ये लोग ऐसे काम अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि इन पर एजुकेशन मिनिस्टर गजेंद्र बाबू का हाथ है। अब तो ये लोग एक और जमीन पर कब्जा करके उस पर कॉलेज बनवा रहे हैं। वो जमीन न जाने किसकी होगी। इन 3 भाइयों में से भीमा ही सबसे बड़ा था। साथ ही वो इतना गुस्सैल है कि एक जमीन नापने वाले को वो ऐसे ही मार डालता है। एंड भीमा ने इस जमीन नापने वाले को क्यों मारा दोस्तों, यह हमें आगे जानने को मिलेगा, तो ध्यान रखेगा। इसके बाद कहानी के अगले कैरेक्टर मलिका को दिखाया जाता है, जो कि एक नर्स है। वो एक बस में वेलोर जाने के लिए बैठती है।
लेकिन तभी उस बस के अंदर एक आदमी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसे मलिका किसी तरह फिर फर्स्ट एड देती है और फिर उस आदमी को हॉस्पिटल में भी एडमिट किया जाता है। यहाँ डॉक्टर मलिका के काम से काफी खुश होता है और हमको पता चलता है कि मलिका असल में नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहती है। उसने 3 बार नीट दिया पर उसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो 4थी बार नीट देने वाली है। उसका सपना ना डॉक्टर बनने का है, पर जब तक उसका नीट क्लियर नहीं होता तब तक उसने नर्सिंग किया और हेड नर्स बन गई ताकि वो लोगों की केयर कर पाए। उसका मानना था कि नर्स के काम की वजह से मैं एक अच्छी डॉक्टर बन पाऊंगी। अब ऐसे एक दिन जब मलिका अपनी दोस्त के साथ जा रही होती है तो रत्नम उसको देख लेता है। वो उसे कुछ जानी पहचानी लगती है, मानो उसने मलिका को कहीं पर देखा हो। वो मलिका का फिर पीछा करता है पर वो निकल जाती है। अगले दिन रत्नम और मूर्ति वगैरह मिलकर कुछ लोगों से घर खाली करवा रहे होते हैं। असल में ये लोग दूसरे के घर में कब्जा करके 10 सालों से रह रहे थे, इसलिए रत्नम ऐसा कर रहा है। लेकिन इससे काफी लोग भीड़ लगाकर देख रहे होते हैं। उनमें से एक मलिका भी होती है, लेकिन उस समय रत्नम मलिका को नहीं देखता एंड मलिका को यहाँ पर लगता है कि रत्नम कोई बहुत ही बड़ा गुंडा है। मतलब उसकी नजर में रत्नम यहाँ पर बुरा आदमी बन चुका है। अगले दिन जब रत्नम होटल में खा रहा होता है मस्त, तभी वो देखता है कि कुछ लोग जैसे शायद उसे ही मारने के लिए आए हुए हैं। अब क्योंकि रत्नम को तो हम जानते हैं वो खतरनाक है, तो ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ही आम थी। वो पहले से इस चीज के लिए तैयार था। अब उन गुंडों को देखकर रत्नम बाहर आता है, जहां वो फिर से मलिका को देखता है और उसको देखते न जाने रत्नम को क्या हो जाता है। और इसी दौरान जो गुंडे होटल में बैठे थे वो चाकू लेकर मलिका की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब जब रत्नम ये देखता है ना कि ये लोग मलिका को मारने जा रहे हैं, बस फिर क्या था, वो जल्दी से मलिका का हाथ पकड़कर उसको कॉलेज के गेट के अंदर कर देता है। असल में मलिका तो अपना नीट एग्जाम देने आई थी। किसी तरह फिर डरते घबराते हुए जब मलिका अपना एग्जाम खत्म करके बाहर आती है तो उसे उसकी दोस्त पूछती है, क्या तुम रत्नम को पहले से जानती हो क्या? वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो तुम्हें सालों से जानता हो। असल में मलिका के अंदर जाने के बाद रत्नम ने पहले उन गुंडों को काफी धोया। वो उनसे बार बार यही कह रहा था कि तुम लोग जानते भी हो कि वो कौन है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी उस पर हमला करने की। मलिका तुरंत पूछती है एक्साइटमेंट में कि अब रत्नम कहाँ पर होगा। इस पर उसको पता चलता है कि रत्नम पुलिस स्टेशन में है। यहाँ रत्नम तो आराम से बैठा हुआ है और उन गुंडों को पुलिस अच्छे से तोड़ रही है। एंड जब रत्नम को पता चलता है कि 2 लड़कियां उससे मिलने के लिए आई हैं, तो वो चुपचाप बाहर आ जाता है। यहाँ वो मलिका से पूछता है कि भला वो लोग तुमको मारने क्यों आए थे, बताओ जरा। मलिका बताती है कि मेरे पापा पे एक जमीन का मुद्दा चल रहा है, पर हमें ये नहीं पता था कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे और इतना बड़ा कदम उठाएंगे। अब रत्नम मलिका को अकेले छोड़ने का जरा भी रिस्क नहीं लेता। वो अब मलिका के घर के बाहर, यानी कि जिस दोस्त के यहाँ वो रुकी थी, वहाँ बाहर किसी पहरेदार की तरह अपने लोगों के साथ बैठना शुरू कर देता है ताकि मलिका पर कोई आंच न आए। यही नहीं, पूरा दिन मलिका जहाँ भी जाती है वो उसके साथ ही जाता है। एंड जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब मलिका का यहाँ पर वेलोर में काम खत्म हो जाता है और वो नगारी अपने शहर के लिए निकल जाती है। रत्नम उसे बस में बिठाता है, फिर वो मलिका का नाम अब जाकर पूछता है और फिर आंखों में आंसू लिए वो मलिका से पूछकर उसका एक फोटो लेता है। यहाँ इस पॉइंट तक मलिका ना रत्नम को मन ही मन पसंद भी करने लगी थी दोस्तों। उसे छोड़ने के बाद जब रत्नम वापस आकर सैल्बम से मिलता है तो वो रोते हुए सैल्बम के गले लग जाता है। रत्नम उसे कहता है कि तुम उस लड़की को बचा क्यों रहे हो? तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि रत्नम की जो माँ थी लोगनियागी, उसकी शक्ल हूबहू मलिका से मिलती है और यही कारण है कि रत्नम ने कभी भी मलिका को नाम से नहीं पुकारा। अब ये चीज देखकर तो सैल्बम भी दंग रह जाता है, पर जब उसको पता चलता है कि मलिका बस से वापस अपने शहर जा रही है तो वो रत्नम को जल्दी से जल्दी वहां जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि बीच रास्ते में भी वो गुंडे मलिका पर हमला कर देते हैं। बस फिर क्या था, रत्नम जल्दी से बस के पास पहुंचकर बस रुकवाता है और मलिका को बस से नीचे उतारकर जब अपनी गाड़ी में बिठाता है तभी कई सारे गुंडे मलिका को मारने के लिए आ जाते हैं। वो सभी रत्नम की गाड़ी का पीछा करते हैं। फिर उन सभी को इस चेज के दौरान मारने के बाद रत्नम गाड़ी को एक जंगल की तरफ मोड़ देता है और मलिका से कहता है कि आज हम यहीं पर रुकेंगे और कल सुबह तुम्हारे घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि अगर आज गए तो वो लोग तो तुम्हारे इंतजार में बैठे होंगे। फिर जंगल में रत्नम मलिका से पूछता है कि वो लोग आखिर तुम्हें इतना मारना क्यों चाहते हैं? हाँ, तुमने अपने पिता की जमीन के बारे में कुछ बात की थी, उस बारे में जरा डिटेल में बताओ। तो इस पर मलिका बताती है कि मेरे दादा और पिता तिरुपति के पास रहते थे, वहाँ उनकी काफी बड़ी जमीन थी। फिर बिजनेस में लोन के चलते दादाजी पापा को लेकर नगारी आकर रहने लग गए और यहाँ अचार का बिजनेस शुरू किया। हालांकि ये वो पल था जब तिरुपति को तमिलनाडु से आंध्रा का पार्ट बना दिया गया और उसके साथ हमारी जमीन भी आंध्रा का हिस्सा बन गई। उस जमीन को तो पापा और दादा दोनों ही बेचने नहीं वाले थे, पर हम हर साल अपनी जमीन की पूजा करने के लिए जाते थे। इसी तरह जब हम अब की बार पूजा के लिए गए तो वहाँ पर कॉलेज बिल्डिंग बन रही थी एंड ये काम उन रायडू ब्रदर्स का था। तो पापा ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिससे हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन रायडू अब 30 लाख देकर पापा से कह रहा है कि ये जमीन तुम खरीद लो और प्रेशर बना रहा है पापा पर। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जब भीमा और सुब्बा रायडू घर में आकर मारपीट करने लगे तो दोस्तों उस समय हुआ ये कि मलिका ने सुब्बा का हाथ पकड़ा और उसको धक्का दे दिया, क्योंकि वो मलिका के पिता को मारने जा रहा था।
और इस दौरान सुबह को चोट आ गई थी। ये कहानी सुनने के बाद रत्नम मल्लिका को गाड़ी में ही सोने के लिए कह देता है और खुद बाहर खड़ा रहकर उसकी रखवाली करता है। रात में रत्नम ने रायडू भाइयों के बारे में पता कर लिया था। सुबह मल्लिका को घर ले जाते वक्त वो उसे समझाता है, तुम अपने पापा से बोलो कि वो जमीन के पैसे लेकर जमीन दे दे, क्योंकि रायडू बहुत ही खतरनाक है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। मल्लिका घर पहुंचकर रत्नम को अपने परिवार से मिलाती है। तभी बाहर एक जोरदार धमाका होता है। असल में भीमा के ऑर्डर पर उसके आदमियों ने रत्नम की गाड़ी को बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया था। यहाँ रत्नम की सटक जाती है और वो पहले तो सभी गुंडों को तोड़ता है और फिर मल्लिका को लेकर सीधा भीमा रायडू के सामने पहुंच जाता है, जो कि कॉलेज के उद्घाटन की पूजा कर रहा था। यहाँ रत्नम भीमा से कहता है कि तुम्हें अभी ये बिल्डिंग हटानी होगी, क्योंकि अब ये मेरी लड़ाई बन चुकी है। और रही बात इस पूजा को पूरा करने की, तो जमीन मल्लिका की है, पूजा भी वही करेगी। मल्लिका को बिठाकर पूजा करवाने के बाद भीमा के सामने ही रत्नम मल्लिका को लेकर चला जाता है और भीमा सिर्फ देखता ही रह जाता है। इस इंसिडेंट के बाद घर पहुंचकर रत्नम मल्लिका के पिता से पूछता है कि ये जमीन तो आपके नाम होगी ना, तो भला वो लोग मल्लिका की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। इस पर मल्लिका के पिता बताते हैं कि भीमा ने फर्जी पेपर्स बनवाकर एक बार पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस जमीन की वसीयत के मुताबिक इसे बेचने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारी 6वीं पीढ़ी के पहले वारिस के पास है, जो कि मल्लिका ही है। ये चीज जानते ही भीमा ने फैसला किया कि क्यों ना मल्लिका को ही मार डाला जाए। ऐसा करने से ना तो वारिस जिंदा रहेगा और ना ही ये नियम अप्लाई होगा। एंड दोस्तों, ये पेपर्स भीमा ने किसी तरह मल्लिका के पिता से एक ब्लैंक पेपर पर साइन करवा कर बनवाए थे। मल्लिका के पिता को पता ही नहीं चला कि उसने किस पे साइन करवाए। तो यहाँ पर पूरी कहानी साफ हो जाती है, पर तभी भीमा के कहने पर आंध्रा पुलिस नगारी में आ जाती है, जो कि बॉर्डर पार्ट तो है पर तमिलनाडु का पार्ट है। यहाँ आंध्रा पुलिस रत्नम को अरेस्ट करने आई है, पर तभी एंट्री होती है सेल्वम की, जो कि पुलिस से वारंट और बाकी पेपर्स दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि दूसरे स्टेट की पुलिस उनके स्टेट में इस तरह आकर किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती। यहाँ सेल्वम पुलिस वालों को काफी धमकाता है और सभी पुलिस वालों को सर नीचे करके ही जाना पड़ता है। फिर सेल्वम मल्लिका से मिलता है और रत्नम अपने लोगों के साथ यहीं पर रहने लग जाता है, जिन्हें मल्लिका अपने पिता से पूछकर ऊपर का कमरा दे देती है। एंड अब यहाँ भीमा को दिखाते हैं, जिसको जब पता चलता है कि रत्नम सेल्वम का आदमी है, तो वो रत्नम को पैसे से खरीदने की कोशिश भी करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ रत्नम का पीछा ना एक पंडित भी लगातार कर रहा होता है। अब ये पंडित कौन है ये हम नहीं जानते अभी। तो फिलहाल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आंध्रा पुलिस रत्नम को अरेस्ट करने का प्लान बनाती है। एंड ये पता चलते ही सेल्वम तुरंत रत्नम से बताता है कि जल्दी सतर्क हो जाओ। ये सुनकर रत्नम अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है, पर अब क्योंकि रत्नम नहीं था तो रात में दोबारा से भीमा के आदमी मल्लिका पर हमला कर सकते थे, और वो कर भी देते हैं। और इस पॉइंट पर मूर्ति भी घायल हो जाता है, और जैसे मल्लिका के पीछे ये लोग पड़ते हैं तभी वहां पर रत्नम आकर उन गुंडों से लड़ पड़ता है, पर मल्लिका इस मुठभेड़ में घायल हो जाती है। एंड इस चीज का फायदा उठाकर आंध्रा पुलिस रत्नम को अरेस्ट करके लेके जाती है और रत्नम के साथ ही मल्लिका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एंड इधर जब सेल्वम को पता चलता है ना कि रत्नम को आंध्रा पुलिस लेकर जा रही है, तो वो एक पुलिस वाले से कह के उन्हें बीच रास्ते में रुकवा देते हैं। यहाँ पुलिस वाला रत्नम को देखकर आंध्रा पुलिस से कहता है कि ये तो बहुत बड़ा मुजरिम है, जिसे जज साहब ने कोर्ट का ऑर्डर करके जल्दी से जल्दी पेश करने को बोला है। आप इसे हमारे वाले कर दीजिए, और अगर इसको ले जाना ही है तो कोर्ट से परमिशन लेकर आइए। यहाँ आंध्रा पुलिस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ती है और रत्नम जल्दी से मल्लिका से मिलने चला जाता है, जो कि अब खतरे से बाहर है। कुछ दिन के बाद मल्लिका को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं, जिस दौरान मल्लिका शादी करने से बिल्कुल मना कर देती है। वो कहती है कि मैं रत्नम से प्यार करती हूँ। अब जब ये बात रत्नम को पता चलती है ना, तो वो मल्लिका पर काफी गुस्सा होता है। वो यहाँ मल्लिका और बाकी सभी से बताता है कि तुम्हारी शक्ल मेरी माँ से हूबहू मिलती है। यहाँ वो अपनी माँ की फोटो भी मल्लिका को दिखाता है। साथ ही साथ वो कहता है कि मैंने अपनी माँ के बारे में तुमसे इसलिए छुपाया क्योंकि मेरी माँ की जिंदगी इतनी खास नहीं थी। वो यहाँ पर बताता है कि मेरी माँ ने मुझे बहुत ही मुश्किलों से पाला था। उस दौरान उसको एक लेडी मिली और मुझे किडनैप करवाकर उसने माँ से धंधा भी करवाया, और एक दिन वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ गई। पुलिस ने मेरी माँ को सभी के साथ पकड़ लिया, और जब मेरी माँ ने देखा कि इस हालत में उसके बेटे ने उसको देख लिया, तो माँ ने फांसी लगा दी। इस दौरान मेरी माँ का क्रियाक्रम वगैरह एक भले आदमी ने किया, और वो सेल्वम था। कुछ साल के बाद जब सेल्वम की तरक्की हुई तो उस लेडी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको मार डाला और जेल चला गया। जेल से बाहर आया तो सेल्वम ने ही मुझे पनाह दी, और तब से मैं उन्हीं के साथ हूँ। आगे रत्नम कहता है कि मल्लिका, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ मैं सोच भी नहीं सकता। अब से मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगा, पर चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो चला जाता है। 1-2 दिन के बाद मल्लिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रत्नम से माफी मांगने जाती है। साथ ही वो रत्नम की माँ की फोटो को कलर में बदलकर रत्नम को देती है। एंड आगे रत्नम जब कहीं जा रहा होता है तब उसकी गाड़ी के सामने वही पंडित आ जाता है जो कि उसका पीछा करता रहता था। ये पंडित रत्नम को अपने परिवार में लेकर जाता है। असल में ये जो पंडित है ना, इसके भाई को रायडू भाइयों ने मारा था, और उसी के डर से आज तक ये लोग छिपते छिपाते आ रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि रत्नम तीनों भाइयों की कहानी को ही खत्म कर दे, पर रत्नम तो उनको मना करके चला जाता है कि ये मेरा काम नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और वो रुक जाता है। यहाँ सीन होता है कट।
इसके बाद अगले सीन में रत्नम को पता चलता है कि मल्लिका ने नीट क्लियर कर लिया है और उसे वक्त रहते तिरुपति के एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाना था। इसके लिए इनको वहां पर जाना होगा, लेकिन वहां पर अगर ये गए तो इन पर अटैक भी हो सकता है और अगर रत्नम वहां पर गया तो रत्नम को आंध्रा पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन रत्नम जानता था कि कैसे भी करके मल्लिका का सपना पूरा करना है, तो वो निकल पड़ते हैं। वहां वो देखते हैं तो भीमा के आदमी होते हैं, लेकिन भीमा के आदमियों को चकमा देकर आखिरकार मल्लिका एडमिशन करने पहुंच जाती है। अब जाते वक्त रत्नम को ना सुबह के साथ गुंडे घेर लेते हैं। यहाँ रत्नम सुबह समेत और 3 लोगों को मार डालता है। भीमा भी बिल्कुल बौखलाया होता है क्योंकि उसके एक भाई को रत्नम ने खत्म कर दिया था और ये बात ज्यादा ना बढ़े इसलिए इस मैटर को सुलझाने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें दोनों ही राज्य के एमएलए और कलेक्टर शामिल होते हैं। यहाँ मल्लिका अपनी जमीन को गवर्नमेंट को गिफ्ट कर देती है इस शर्त पर कि जो कॉलेज बन रहा है उसे गवर्नमेंट कॉलेज बनाया जाए ताकि गरीब बच्चे उसमें पढ़ पाए। मल्लिका के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर रत्नम भीमा से ये कहता है कि देखो आज लोगन यागी जीत गई। लोगन यागी दोस्तों रत्नम की माँ का नाम था। ये चीज कहते हुए सेल्वम भी देखता है और भीमा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जैसे ही वो लोगन यागी यानी कि रत्नम की माँ का नाम सुनता है। इस बारे में जब सेल्वम रत्नम से पूछता है तो वो कहता है असल में जो पंडितों का परिवार था वो मेरा परिवार है। वहाँ मैंने अपनी माँ और पिता की फोटो देखी। दरअसल लोगन यागी बचपन से अनाथ थी जिसके 3 भाई थे जो कि आज अपना नाम और पहचान बदलकर रायडू ब्रदर्स बने हुए हैं। लोगन यागी को इस परिवार के लड़के से प्यार हुआ जो कि इंस्पेक्टर था और उससे लोगन यागी की शादी हुई। अब कुछ महीनों के बाद लोगन यागी के पति को वो बस रॉबरी वाला केस मिला था जो शुरुआत में दिखाया गया था। तो लोगन यागी ने जब अपने भाइयों को गहनों के साथ देखा तो वो समझ गए कि चोरी इन्होंने की है। उसने तुरंत उन्हें घर में कैद कर दिया और खुद अपने पति को जाकर सब कुछ बता दिया। इस दौरान ही तीनों भाई किसी तरह घर से निकले और उन्होंने प्रेग्नेंट हो चुकी लोगन यागी यानी कि अपनी बहन और जीजा की जान लेने की कोशिश की, जिसमें लोगन यागी तो बच गई और किसी तरह पति के मरने के बाद अपने बच्चे को बचाने के लिए वो वहां से भाग खड़ी हुई। उसने हॉस्पिटल में रत्नम को जन्म दिया। इसके बाद लोगन यागी के साथ हुआ वो तो आपको पता ही है। अब रत्नम कुछ भी करके 2 बचे हुए भाइयों को मारना चाहता था क्योंकि लोगन यागी के पति की फैमिली के बारे में भीमा को पता चल चुका था। भीमा उन पर अटैक करवाता है जिसमें काफी लोग मरते हैं और घायल भी होते हैं। और हाँ, आपको ये बात बता दूं कि भीमा भी इसीलिए मल्लिका को मारना चाहता था क्योंकि उसकी शक्ल लोगन यागी से मेल खाती थी। उसे लगा कि कहीं ये मेरी बहन की बेटी तो नहीं, इसलिए वो मल्लिका को मारना चाहता था। भीमा नहीं चाहता था कि वो एक भी इंसान जिंदा रहे जो उसकी असलियत को जानता है। फिलहाल जैसे पुलिस को पता चलता है कि भीमा ने कुछ पंडितों को मारा तो उनकी तलाश शुरू हो जाती है। जो चीज पता लगते ही भीमा और उसका भाई कर्नाटक बॉर्डर में एक जगह रुक जाते हैं, पर रत्नम उन पर कड़ी नजर बनाए हुए रखा था। वो अचानक से रात में इन पर हमला कर देता है और काफी ज्यादा एक्शन के बाद वो दोनों भाइयों को मार भी डालता है। उसने भीमा का तो सर ही धड़ से अलग कर दिया था, साथ ही उसे मारने से पहले बता भी दिया था कि मैं लोगन यागी का बेटा हूँ। भीमा की लाश के टुकड़े करके रत्नम ने आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर रखे थे जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। साथ ही रत्नम पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और उसको सजा भी हो जाती है। आखिर में मल्लिका उससे मिलने आती है तो रत्नम उससे कहता है कि अब डॉक्टर बनकर सपना पूरा करो और एक अच्छे लड़के को देखकर शादी कर लो। तुम खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगा और कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे लोग अभी बाहर हैं या फिर तुम मुझे फोन करके कह सकती हो। अंदर जेल में मेरे पास फोन रहेगा। यहाँ मल्लिका रोते हुए रत्नम के गले लग जाती है। इनका ये रिश्ता सच में कॉम्प्लिकेटेड था। वैसे दोस्तों बाकी आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।